यस पीपल, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। जो वीडियो देख रहे हैं हम सबके लिए कैसे हैं सब लोग? बेटर ओके, एक बार फिर से स्वागत है आप सबको हमारे नए लेक्चर में। गाइस, आज की क्लास के अंदर हम लोग जो है वो करने वाले हैं हमारे आईबी जो अपना फर्स्ट यूनिट है, दैट इज द इंटरनेशनल बिजनेस एंड बिजनेस एनवायरनमेंट, उसके एमसीक्यूज को डिस्कस। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग जो है वो टोटल मिला के 30 एमसीक्यूज जो है वो डिस्कस करेंगे। 30 क्वेश्चन हम आज की क्लास के अंदर जो है वो करने वाले हैं। अभी तक हम लोगों ने जो है वो आईबी के जो हमने सीरीज चलाई थी, जैसे हमने बिजनेस फाइनेंस के 8 लेक्चर के अंदर लगभग कोई 250 क्वेश्चन हमने किए थे। ओके, उसी तरीके से हम लोग जो है वो आईबी की सीरीज हमने चला रखी है, ठीक है। और आईबी के अंदर हम लोग अभी 55 क्वेश्चन जो है वो कर चुके हैं। तो अगर हम बात करें 2 लेक्चर हम इसके ऊपर जो है वो ऑलरेडी लगा चुके हैं, और 2 लेक्चर के अंदर हम लोगों ने 55 क्वेश्चन को डिस्कस किया था। अब आज की क्लास के अंदर हम लोग जो है वो 30 क्वेश्चन 30 एमसीक्यूज जो है वो डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर वही 29 एमसीक्यूज तो मैं आपको करवाऊंगा, और एक आपका जो है वो रहेगा होमवर्क, जो आपको मुझे कमेंट करके बताना है जरूर कि इसका आंसर आपके हिसाब से क्या है। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं अपने यूनिट। ये वाला बुक होगा आपके पास में, इंटरनेशनल बिजनेस एंड बिजनेस एनवायरनमेंट का। ओके, तो इसके अंदर जो पूरा का पूरा सिलेबस है उसको 9 चैप्टर्स में हमने जो है वो डिवाइड किया हुआ था, ठीक है। काफी सारे एक्स्ट्रा टॉपिक भी हमने इसके अंदर जो है वो कवर कर लिए। अब इसके एमसीक्यूज की बारी आती है, क्योंकि इसका रिवीजन वीडियो भी मैंने ऑलरेडी डाला हुआ है। ओके, तो उसको आप चेकआउट कर लेना एक बार। बाकी अब बात अगर हम करते हैं इसके एमसीक्यूज का, क्योंकि प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कैसे आएगा, कॉन्सेप्ट तो हमने पढ़ लिया, बट उसको एक्चुअल के अंदर जो है वो एग्जाम में कैसे पूछा जा सकता है या उसका एप्लीकेशन क्या है, तो उसके बारे में हम लोग जो है वो अभी डिस्कशन कर रहे थे, ठीक है ना। तो आओ शुरुआत करते हैं अपने क्वेश्चंस का। सबसे पहला क्वेश्चन आज का हमारे सामने जो आ रहा है वो है क्या? अच्छा, ये जो क्वेश्चन है ये दोनों के लिए बहुत ही रेलिवेंट है। एचपीएससी का जो पेपर होना है अपना असिस्टेंट प्रोफेसर का, जिसका डेट आ गया है 22 जून को पेपर अपना होना है, उसके लिए तो रेलिवेंट है ही। और जो बच्चे अभी यूजीसी नेट का तैयारी कर रहे हैं, जिसका पेपर जून में, उसका वो पेपर भी जून में होना है। ओके, तो उनके लिए भी रेलिवेंट है, ठीक है ना। तो अगर आप एचपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो भी आपके लिए क्वेश्चन रेलिवेंट है, और अगर आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए भी क्वेश्चन बहुत ही रेलिवेंट है, ठीक है ना जी। चलो शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आज का हमारे सामने जो आ रहा है वो है क्या? बोलता है एफआईआई क्या होते हैं? फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, ठीक है ना। जो मतलब विदेशी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, मतलब ऐसे इन्वेस्टर जो पहली बात तो जिनका डोमिसाइल क्या है, इंडियन नहीं है, जो विदेशी हैं। और दूसरा वो कैसे इंस्टीट्यूशनल, इसका मतलब जो लार्ज अमाउंट के अंदर जो है अपना पैसा क्या करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, उनको जनरली बोलते हैं हम लोग क्या? एफआईआई। 2 होते हैं, एक होता है एफआईआई और एक होता है डीआईआई। डीआईआई का मतलब होता है डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, और एफआईआई का मतलब होता है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। तो कोई भी अगर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है तो इसका मतलब जो है वो क्या होता है, वो बल्क के अंदर जो है वो क्या करता है, इन्वेस्टमेंट करते हैं, ठीक है। तो फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर के बारे में यहां पे जो है वो 2 स्टेटमेंट जो है वो दी गई है। इनके बेस पर आपको बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट सही है और कौन सी आपकी रॉन्ग है। ओके, सबसे पहला बोलता है एफआईआई डू नॉट इन्वेस्ट, बोलता है एफआईआई जो है वो इन्वेस्ट नहीं करते अनलिस्टेड एंटिटी में, दे पार्टिसिपेट ओनली थ्रू स्टॉक एक्सचेंज। ऐसा होता है क्या? आप बताओ। क्वेश्चन जो है पहली स्टेटमेंट ये, मतलब 2 एफआईआई के बारे में 2 बातें बोली गई। सबसे पहली बात ये बोला गया कि एफआईआई जो है ना वो इन्वेस्ट नहीं करते अनलिस्टेड एंटिटी में। जो अनलिस्टेड एंटिटी है, जो स्टॉक एक्सचेंज के अंदर लिस्टेड नहीं है, तो बोलता है उसके अंदर एफआईआई कभी भी इन्वेस्ट करते ही नहीं है, वो ओनली एंड ओनली पार्टिसिपेट करते हैं ओनली थ्रू स्टॉक एक्सचेंज। ऐसा है क्या? नहीं सर, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो यहां लिखा है डिपेंडिंग अपॉन द रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, ध्यान देना, डिपेंडिंग अपॉन द रेगुलेटरी फ्रेमवर्क एफआईआई में भी अलाउ, एफआईआई को अलाउ होता है कि वो अगर चाहे तो वो इन्वेस्ट कर सकते हैं इन सर्टेन अनलिस्टेड सिक्योरिटी लाइक प्राइवेट प्लेसमेंट हो गया और यूनिट ऑफ म्यूचुअल फंड हो गया, या अंडर स्पेसिफिक कंडीशन विद नेसेसरी अप्रूवल। तो पहली स्टेटमेंट तो आपका रॉन्ग हो गया। क्यों? क्योंकि ये बोलता है एफआईआई डू नॉट इन्वेस्ट इन अनलिस्टेड एंटिटी, जो कि गलत है। एफआईआई जो है वो इन्वेस्ट करते हैं। सेकंड ये है, बोलते हैं एफआईआई कैन नॉट इन्वेस्ट एट द टाइम ऑफ इनिशियल अलॉटमेंट। बोलते हैं एफआईआई जो है वो इनिशियल अलॉटमेंट के टाइम पे, मतलब बिल्कुल जब कंपनी आईपीओ लगा रही है, आईपीओ निकाल रही है, तो उस टाइम पे जो एफआईआई है वो बोलता है कि इन्वेस्ट नहीं करते। ये भी आपका जो है वो क्या है, पूरी तरह से गलत है। वॉरेन बफे ने जब पेटीएम ने अपना आईपीओ निकाला तो उस टाइम पे वॉरेन बफे ने जो है वो क्या किया था, उसमें इन्वेस्ट किया था, ठीक है ना। वहां पे उनको 600 करोड़ का जो है वो लॉस हुआ, ठीक है ना। तो एफआईआई के बारे में जो ये बोला गया सेकंड स्टेटमेंट कि एफआईआई कैन नॉट इन्वेस्ट एट द टाइम ऑफ इनिशियल अलॉटमेंट, ये भी गलत है। इनिशियल अलॉटमेंट के टाइम पे भी वो जो है वो अपना पार्टिसिपेट करते हैं। तो दोनों की दोनों स्टेटमेंट जो है वो क्या है, रॉन्ग है। तो आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा, स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर फॉल्स। चलो जी, सेकंड क्वेश्चन बोलता है इन रिस्पेक्ट ऑफ द
इंटरनेशनल बिजनेस के रिस्पेक्ट में एक प्रोजेक्ट को टर्न की प्रोजेक्ट कब बोलेंगे? देखो टर्न की प्रोजेक्ट क्या होता है, यहां पे जो है वो एक लाइसेंसर होगा, वो बेसिकली क्या करेगा, आपके लिए काम करेगा और काम करके वो जो मतलब पहले बिजनेस ऑपरेशन को स्टार्ट करेगा, ठीक है, या आपके लिए कोई प्रोजेक्ट बनाएगा और उसके बाद में जो है वो क्या करेगा, आपको की हैंड ओवर करके चला जाएगा, उसको जनरली बोलते हैं हम लोग क्या, टर्न की प्रोजेक्ट। तो टर्न की प्रोजेक्ट में लाइसेंसर जो होता है ना, वो स्टार्ट करेगा किसको, ऑपरेशन को, हैंड ओवर करेगा की ऑफ द ऑपरेटिंग प्लान टू द लाइसेंसी, जिसने उसको क्या दिया था, लाइसेंस दिया था। तो आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा, सेकंड। चलो जी आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां पे आपको दो आइटम दे रखी है अलग अलग, ठीक है, यहां पे कुछ कॉन्फ्रेंस बता रखी है और यहां पे आपको जो है वो कुछ इंस्टीट्यूशन जो है वो दे रखे हैं यहां पे, ठीक है, तो मैचिंग करना। सबसे पहला ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस की अगर हम बात करते हैं, देखो जब ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस हुआ था 1944 के अंदर, तो उस टाइम पे ब्रेटन वुड्स ट्विंस ने जन्म लिया था, जिसमें एक था IMF और एक था IBRD, ठीक है ना, IBRD जिसको हम क्या बोलते हैं, वर्ल्ड बैंक बोलते हैं। अच्छा, एक स्पेशल बात ये है, कई बार ना ऐसा बोलेगा कि रिजल्ट ऑफ ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस, तो ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस का जो रिजल्ट है वो दो है, एक तो IMF भी है और IBRD भी है। लेकिन कई बार क्या क्या करेगा एग्जाम के अंदर ना, ऐसा दे देगा, बोथ का ऑप्शन नहीं डालेगा, पहला डाल देगा IMF, दूसरा डाल देगा IBRD, तीसरा जो है वो डाल देगा मान लो WTO, और चौथे में डाल दिया मान लो उसने कोई भी मान लो SBI। अब हमें पता है कि आंसर ये दोनों है, IMF और IBRD दोनों है, लेकिन यहां पे बोथ का कोई ऑप्शन नहीं है, तो यहां पे फिर MCQs का रूल लगेगा। और MCQs क्वेश्चन का जो रूल होता है ना, वो ये होता है कि अगर कभी भी ऐसा हो गया कि एक क्वेश्चन जो है जो आपसे पूछा गया, उसके सॉल्यूशन जो है, जो चार ऑप्शन है, अगर उसमें मल्टीपल आंसर्स हैं, तो फर्स्ट जो होगा ना सबसे पहला वो करेक्ट माना जाता है। तो यहां पे IMF भी और IBRD भी है, तो यहां पे जो फर्स्ट है ना उसको करेक्ट माना जाएगा। आप कल को अगर आप ना IBRD कर दोगे ना तो फिर पंगा पड़ जाएगा, ठीक है ना, वो IMF को सही कर देंगे। अब आप बोलोगे सर IBRD भी आंसर बनता है, लेकिन यहां पे जनरली MCQs का रूल लगता है, और वो रूल ये है कि अगर मान लो किसी सॉल्यूशन के अंदर मल्टीपल जो है वो आंसर है, तो वहां पे जो फर्स्ट में होगा ना वो उसको सही मानेंगे, ठीक है ना। चलो ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस की बात करें तो ये कब हुई थी, 1944 में, और इसके जो रिजल्ट थे वो क्या थे, दो ट्विंस ने जन्म लिया, एक था IMF और एक क्या था, IBRD। तो इसका तो ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस का तो बनेगा आपका वर्ल्ड बैंक, IBRD जिसको बोलते हैं हम लोग ना, ठीक है। सॉफ्ट लोन विंडो जो LDCs को, लीस्ट डेवलप कंट्री या डेवलपिंग कंट्रीज को जो है वो बिल्कुल जीरो रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर जो है लोन प्रोवाइड करता है, वो कौन है, IDA, इंटरनेशनल डेवलपमेंट अथॉरिटी। इसके बाद में जेनेवा जो है हेडक्वार्टर जो है किसका, WTO का, ठीक है। और लोन टू द प्राइवेट सेक्टर ये कौन करता है, IFC, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन। तो ये देता है लोन किसको, प्राइवेट सेक्टर को। तो 58 का जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, थर्ड। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, बोलता है दो आपको असर्शन दे रखी है। सबसे पहला बोलता है मेंबर नेशन कंसिस्टेंटली फाइंडिंग बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस। अगर कोई मेंबर नेशन जो कंसिस्टेंटली मतलब लगातार क्या फेस कर रहा है, फाइंडिंग मतलब फेस कर रहा है बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्राइसिस, मतलब उसका जो BOP है वो क्या हो गया, नेगेटिव हो गया, उसका BOP क्या हो गया, नेगेटिव हो गया, तो वो अप्रोच करेगा किसको, वर्ल्ड बैंक को, सीकिंग फाइनेंशियल एकोमोडेशन टू मिटिगेट द क्राइसिस। अब बताओ ये असर्शन जो है वो सही है या ये असर्शन जो है वो क्या है, गलत है, मुझे ये बताओ पहले। सर ये तो बिल्कुल गलत है, क्यों, क्योंकि सर देखो अगर कोई मेंबर नेशन जो है वो एडवर्स BOP को फेस कर रहा है, मतलब उसका बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस अगर चल रहा है, तो वो जो है वो अप्रोच करता है किसको, IMF को, ना कि वर्ल्ड बैंक को, ठीक है ना। तो ये जो स्टेटमेंट है वो तो क्या हो गया आपका, गलत हो गया, असर्शन तो आपकी गलत है। रीजनिंग पढ़ते हैं, बोलते हैं मेंबर नेशन जो फेस करता है बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस वो अप्रोच करेगा IMF को, सीकिंग रिड्रेसल ऑफ द BOP क्राइसिस। ये स्टेटमेंट एकदम जो है वो क्या है, करेक्ट है। तो आंसर जो बनेगा वो क्या है, असर्शन जो है वो तो आपका रॉन्ग है और जो रीजनिंग है वो करेक्ट है। तो R इज करेक्ट एंड A इज रॉन्ग, बोल दो थर्ड। आ गया ये, बोलते हैं इन कंप्यूटेशन ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट, जब आप बैलेंस ऑफ पेमेंट को कंप्यूट करते हैं तो ओवरऑल जो BOP होगा वो कैसे होता है, ओवरऑल BOP के अंदर हम लोग जो वो क्या करते हैं, बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट, बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट एंड स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिपेंसी अकाउंट, जिसको बोलते हैं हम लोग क्या, एरर एंड ओमिशन अकाउंट, इन तीनों को मर्ज करते हैं और फिर आता है आपका ओवरऑल BOP। तो बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट, बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट एंड स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिपेंसी अकाउंट। तो आंसर जो बनेगा 60 का वो क्या बनेगा, फर्स्ट। अच्छा आगे की कहानी थोड़ा ध्यान रखना, ये आपका ओवरऑल BOP आएगा। अब ओवरऑल BOP जो है या तो होगा पॉजिटिव या होगा नेगेटिव। अगर पॉजिटिव है तो जो आपका एक्सेस फॉरेन करेंसी है उसको हम ट्रांसफर कर देंगे कहां पे, ऑफिशियल रिजर्व में। और अगर कभी ऐसा हो गया कि आपका ओवरऑल BOP नेगेटिव आ गया तो इसको सही करने के लिए हम लोग जो वो क्या करते हैं, इसको अगर सही करना है तो इसके लिए सबसे पहला तो क्या होता है, एकोमोडेटिंग, ऑटोनोमस और एकोमोडेटिंग कैपिटल फ्लो, याद है क्या,
है, बोलो जी। अबव द लाइन, बिलो द लाइन, वो हमने पढ़ा था, यस। तो एकोमोडेटिंग कैपिटल फ्लो करेंगे, अगर वहां से हो गया तो ठीक है, नहीं तो हम लोग जो वो क्या करेंगे, अपना जो फॉरेन करेंसी रिजर्व है उसको यूज कर लेंगे। हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो आखिरी के अंदर हम लोग जो वो क्या करेंगे, अप्रोच करेंगे किसको, आईएमएफ को। ये कहानी याद रखना, ठीक है। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता था इंस्ट्रूमेंट, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसको चूज किया गया था क्या करने के लिए, इंटरनेशनल लिक्विडिटी को एनहांस करने के लिए, तो वो था जो आईएमएफ था, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। तो उसने जो है वो क्या किया था, एसडीआर को एक वर्चुअल करेंसी के तौर पे जो है वो क्या किया था, इशू किया था, ताकि पूरे वर्ल्ड के अंदर जो है वो लिक्विडिटी को एनहांस किया जा सके। तो आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा, एसडीआर, स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स। आगे, अच्छा इसमें ना एक ये है, थोड़ा याद रखना इसको, स्विफ्ट। स्विफ्ट बेसिकली क्या है, देखो जब आप किसी बैंक के अंदर अपना पैसा जमा कराओगे, बैंक के अंदर आप अकाउंट ओपन करोगे, तो आपका एक अकाउंट नंबर होगा और उस बैंक की ब्रांच का जो है वो क्या होता है, आईएफएससी कोड होता है, ठीक है। तो अगर मान लो आपने इंडिया के अंदर ही किसी बैंक के अंदर कोई पैसा डिपॉजिट करना है, तो आपको चाहिए अकाउंट नंबर और साथ में चाहिए आपको आईएफएससी कोड, ठीक है। मैं यूपीआई पेमेंट की बात नहीं कर रहा अभी, ओके। अब सीधा बैंक अकाउंट ट्रांसफर की बात कर रहे हैं। अब अगर आपको जो है वो विदेश में अगर कोई पेमेंट करनी है, तो वहां पे आपको जो है अकाउंट नंबर तो चाहिए और साथ में आपको उस ब्रांच का, जो विदेश में ब्रांच है, एब्रोड के अंदर जो ब्रांच है, उसका स्विफ्ट कोड चाहिए होता है, ठीक है ना। तो अगर डोमेस्टिकली अगर आपको जो है वो क्या करनी है, कोई पेमेंट करनी है, तो उसके लिए जरूरी है बैंक का आईएफएससी कोड, और अगर इंटरनेशनली अगर पेमेंट करनी होती है तो उसके लिए अपने को जो है वो चाहिए होता है क्या, स्विफ्ट कोड। ध्यान रखना। आ गया, फॉलोइंग स्टेटमेंट आर रिलेटेड टू द फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। यहां पे बात किया गया किसके बारे में, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। देखो हम लोगों ने पढ़ा था डेरिवेटिव, और डेरिवेटिव के अंदर आपको मैंने 4 बताए थे, एक था फ्यूचर, एक था फॉरवर्ड, ठीक है, और एक था अपना स्वैप, और एक था अपना क्या, ऑप्शंस, ठीक है। तो यहां पे फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के बारे में कुछ बात बोली गई और आपको बताना इनमें से कौन सी बात जो है नॉट ट्रू, जो सही नहीं है। सबसे पहले जो है वो बात क्या है, बोलते परचेज ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट इज कॉल्ड द शॉर्ट पोजीशन। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट को परचेज करना उसको बोलते हैं शॉर्ट पोजीशन। बताओ सही है या गलत है सर। परचेज, अगर हम फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट को परचेज करते हैं उसको बोलते हैं लॉन्ग पोजीशन, और अगर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट को सेल करते हैं तो उसको बोलते हैं शॉर्ट पोजीशन। तो ये तो आपका जो है वो क्या हो गया, बोलो गलत हो गया। अगला, करेंसी फ्यूचर आर ट्रेडेड ऑन एन एक्सचेंज इन स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्म एंड फिक्स्ड क्वांटिटी। ये बिल्कुल एकदम क्या करेक्ट है, क्योंकि फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की जो सबसे बड़ी क्वालिटी होती है वो क्या होते हैं, ये स्टैंडर्डाइज नेचर के होते हैं। तो बोलते हैं करेंसी फ्यूचर जो है वो ट्रेड होते हैं एक्सचेंज में इन स्टैंडर्डाइज फॉर्म में और फिक्स क्वांटिटी में। ये बात एकदम क्या करेक्ट है। फिर बोलते हैं जो डिफॉल्ट रिस्क होता है, मतलब कल को अगर मान लो कॉन्ट्रैक्ट आपके अगेंस्ट चला गया तो दूसरी पार्टी जो है वो क्या कर देगी, डिफॉल्ट कर देगी। तो बोलते हैं डिफॉल्ट रिस्क जो है फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में वो हाई होता है एज कंपेयर टू फॉरवर्ड। गलत है, क्योंकि फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में हाई होता है, क्योंकि फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कोई भी जो है वो अपने को मार्जिन मनी पे नहीं करनी होती, लेकिन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट जब भी आप लेते हैं तो आपको मार्जिन मनी पे करना होता है, और टाइम टू टाइम में मार्क टू मार्केट जो है एमटीएम आपका निकलता रहता है। तो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो डिफॉल्ट रिस्क है वो क्या होता है, नील होता है, और फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में डिफॉल्ट रिस्क सबसे क्या होता है, हाई होता है। तो ये भी क्या गलत है। तो आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा, बोलो। आंसर है ओनली कौन सी सही नहीं है, तो ए और सी दोनों जो है वो क्या इनकरेक्ट है। आंसर आएगा सेकंड, ठीक है। अब यहां पे मैंने आपको बताया डिफॉल्ट रिस्क इन द फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट हाई है कंपेयर टू फॉरवर्ड। ये गलत है, क्यों, क्योंकि अपफ्रंट प्रीमियम ऑलरेडी हम लोग जो डिपॉजिट कर लेते हैं, ठीक है, एंड रेगुलर एमटीएम होता है। और दूसरा जो है वो क्या, परचेज ऑफ एनी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट जो है उसको बोलते हैं लॉन्ग पोजीशन, और सेल ऑफ एनी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट उसको बोलते हैं हम लोग शॉर्ट पोजीशन। आ गया ये, फ्रॉम द फॉलोइंग आइडेंटिफाई करें द ट्रेडिंग ब्लॉक इन द वर्ल्ड एंड चूज द करेक्ट कोड। आपको बताना है इनमें से कौन कौन सा ट्रेडिंग ब्लॉक्स है, ठीक है ना। तो सबसे यूरोपियन यूनियन, ये ट्रेडिंग ब्लॉक है। नाफ्टा, ये भी ट्रेडिंग ब्लॉक है, अब इसका नाम क्या हो गया, यूएसएमसीए। फिर सार्क की अगर बात करते हैं तो ये भी ट्रेडिंग ब्लॉक है। फिर सेंट्रल अमेरिकन कॉमन मार्केट कैकम बोलते हैं, ये भी ट्रेडिंग ब्लॉक है। फिर सेंट्रल अफ्रीकन कस्टम यूनियन, ये भी आपका जो है वो क्या है, इसको सीएसीयू बोलते हैं, ये भी आपका ट्रेडिंग ब्लॉक है। तो आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा, थर्ड। ये सारे के सारे आपके जो है वो ट्रेडिंग ब्लॉक्स है, मतलब रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन है। चलो जी, चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। कोई भी कंट्री जो कंसिस्टेंटली फेस करिए बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिशिएंसी, वो किसको अप्रोच करेगी, अब तो शायद समझ में आ गया होगा, वो अप्रोच करती है किसको, आईएमएफ को, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड को। आगे, काउंटर ट्रेड का मतलब क्या होता है, काउंटर ट्रेड एक तरीके का बेसिकली ये रेसिप्रोकल ट्रेड होता है, जिसके अंदर दो कंट्री आपस में ट्रेड करेंगी, ठीक है, और ट्रेड वो जो है वो कैश के अंदर ना करके वो क्या करेंगे, आपस में बार्टर टाइप कर लेंगे, ठीक है ना। तो काउंटर ट्रेड इज ए सॉर्ट ऑफ बायलैटरल ट्रेड। ये क्या होता है, एक तरीके का बायलैटरल ट्रेड है, जहां पे वन सेट ऑफ गुड्स इज एक्सचेंज फॉर अनदर सेट ऑफ गुड्स एंड द सेलर प्रोवाइड करेगा बायर को विद डिलीवरी। तो आंसर इसका क्या बनेगा, फर्स्ट बनेगा। तो बेसिकली काउंटर ट्रेड जो है, दिस टाइप ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इज मोर कॉमन इन डेवलपिंग कंट्री, जहां पे फॉरेन एक्सचेंज जो है वो क्या लिमिटेड होता है ना, तो वहां पे जनरली कंट्रीज आपस में जब भी ट्रेड करेंगे तो वो कैसे कर लेंगी, वो कैश में या फॉरेन करेंसी में ना करके वो कर लेंगी किसमें, काउंटर ट्रेड के अंदर, ठीक है ना। तो जब
कंट्रीज जो है वो क्या कर रही है, उनके पास लिमिटेड फॉरेन करेंसी है या उनके पास जो क्रेडिट फैसिलिटी बहुत ही क्या है, कम है, तो उस केस में कंट्री जो है वो जनरली प्रेफर करते हैं कि वो काउंटर ट्रेड ही कर ले। आ गया ये फ्लोटिंग रेट सिस्टम। क्या होता है फ्लोटिंग रेट सिस्टम का मतलब होता है एक ऐसा जब एक्सचेंज रेट जो है वो एक्सचेंज रेट दो तरीके का होता है, एक होता है कौन सा आपका फिक्स्ड और एक होता है कौन सा आपका फ्लेक्सिबल, जिसको बोलते हैं हम लोग क्या फ्लोटिंग। ठीक है, तो फिक्स एक्सचेंज रेट कौन सा होता है, जहां पे एक्सचेंज रेट जो है वो फिक्स किया जाएगा बाय द किसके द्वारा, बाय द मॉनेटरी अथॉरिटी के द्वारा। ठीक है, जैसे अपने इंडिया का मॉनेटरी अथॉरिटी कौन है, आरबीआई। और फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट क्या होता है, जब एक्सचेंज रेट को फिक्स किया जाएगा बाय द मार्केट फोर्सेस, जिसको बोलते हैं हम लोग क्या डिमांड एंड सप्लाई। ठीक है, तो फ्लोटिंग रेट सिस्टम की जो कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या है कि मार्केट फोर्सेस जो डिटरमाइन करते हैं एक्सचेंज रेट बिटवीन टू करेंसी। तो फर्स्ट इसका जो है वो आंसर बनेगा 66 का 1। आगे बढ़ो, एक प्रैक्टिस जिसके अंदर एक ऐसी मतलब एक तकनीक जिसके अंदर हम लोग जो है वो एक कमोडिटी को बेचेंगे फॉरेन मार्केट में जाके, किस पे, एट ए प्राइस लोअर देन द डोमेस्टिक प्राइस। चैप्टर नंबर 1 के अंदर बताया था, एट इवन एट द इक्वल टू द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ताकि फॉरेन मार्केट को कैप्चर किया जा सके और वहां की जो डोमेस्टिक मार्केट है उसको पूरी तरह से डंप किया जा सके। उसको बोलते हैं, उस प्रैक्टिस को बोलते हैं हम लोग क्या, डंपिंग। क्या बोलते हैं, डंपिंग। डंपिंग के 4 तरीके बताए, 4 टाइप बताई थी, उसको जरूर करके जाना। ठीक है ना, एग्जाम में आ सकती है वो। आगे, हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ द एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया वेंट टू विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन 2023-24। तो 2023-24 के अंदर जो है सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट जो है वो इंडिया से कहां हुआ, तो वो हुआ कहां पे, यूएस से। और वो क्या, जो मेन प्रोडक्ट था वो क्या था, पेट्रोलियम प्रोडक्ट। तो मेन प्रोडक्ट इज द पेट्रोलियम प्रोडक्ट विच इंक्लूड रिफाइंड ऑयल एंड रिलेटेड प्रोडक्ट, मेकिंग द लार्जेस्ट एक्सपोर्ट कैटेगरी फ्रॉम इंडिया। याद रखना इसको। आगे मैचिंग करना है यहां पे सेबी, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की अगर बात करते हैं तो सेबी जो है वो रेगुलेट करता है किसको, सेकेंडरी मार्केट, तो मार्केट को। तो सेबी आपका सेकेंडरी मार्केट। आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है, अगर हम इसकी बात करते हैं आरबीआई का, तो आरबीआई बेसिकली जो है वो क्या करता है, ये मैनेज करता है किसको, ये टी बिल्स को। तो जो भी आपकी मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है उसको मैनेज कौन करता है, आरबीआई। फिर एसटीसीआई, एसटीसीआई का फुल फॉर्म जो है वो क्या, सिक्योरिटी ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो ये बेसिकली जो है ये क्या करता है, ये सेकेंडरी मार्केट जो है किसका, टी बिल का। ठीक है, और ओटीसीआई, ओवर द काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया, अब तो ये बंद हो गया। पहले ये एक जैसे एनएससी बीएससी उसी तरीके से ओटीसीआई भी था। ठीक है ना, तो अब तो ये बंद हो गया। ये था बेसिकली किसके लिए, स्मॉल कंपनीज के लिए फर्स्ट। तो आंसर जो है 69 का वो क्या बनेगा, सेकंड। आगे, अब ये आपको जो है वो मैचिंग करना है इनटुक, एआईटीयूसी, C2 और बीएमएस। इसके बारे में कुछ जो है वो बता रखा है। इसका आंसर मैं आपको डायरेक्टली बताता हूं, इसका आंसर है सेकंड, और इसके बारे में मैंने कुछ लिखा है, इसको देख लेना। इनटुक जो है इसका फुल फॉर्म जो है वो क्या है, इट इज द इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस। ठीक है, ये एक नेशनल ट्रेड यूनियन सेंटर है इंडिया का। ठीक है, इसको बनाया गया था 1947 में, और ये एफिलिएटेड है विद द किससे, इंटरनेशनल ट्रेड यूनियन कन्फेडरेशन से। ठीक है, वही एआईटीयूसी की बात करते हैं तो ये है ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। ये इंडिया का ओल्डेस्ट ट्रेड यूनियन फेडरेशन है। इसको बनाया गया था 1920 में। ठीक है, किसके द्वारा, बाय इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा। द एआईटीयूसी का जो एम है वो है इंप्रूव करना इकोनॉमिक एंड सोशल कंडीशन ऑफ द वर्किंग क्लास। फिर C2 की बात करते हैं तो C2 का फुल फॉर्म पहली बात तो क्या है, सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन। ये एक नेशनल लेवल ट्रेड यूनियन है। ठीक है, ये इसका प्रेजेंस जो है वो कहां पे है, इंडियन स्टेट ऑफ त्रिपुरा, फॉलो बाय द उसके बाद वेस्ट बंगाल, केरला, कानपुर के अंदर। ठीक है, और उसको बनाया गया था कब, 1970 में। और वही अगर बात करते हैं बीएमएस का, ये है भारतीय मजदूर संघ, इसको बनाया गया था 1955 के अंदर। ठीक है, ये लार्जेस्ट सेंट्रल ट्रेड यूनियन ऑर्गेनाइजेशन है। आ गया ये नेक्स्ट क्वेश्चन, बोलते हैं अमेंडेड पेटेंट एक्ट इन कंप्लायंस विद डब्ल्यूटीओ। बोलते हैं डब्ल्यूटीओ के अंदर जो अमेंडेड पेटेंट एक्ट आए थे वो प्रोवाइड करते हैं फॉर ग्रांट ऑफ प्रोडक्ट पेटेंट एज वेल एज प्रोसेस पेटेंट फॉर ए पीरियड ऑफ 20 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ एप्लीकेशन। ये बात एकदम जो है वो क्या करेक्ट है। ठीक है, तो अमेंडेड पेटेंट एक्ट के अंदर जो है वो क्या है, आपका जो आपको प्रोडक्ट पेटेंट जो है वो भी अलाउड है, और साथ में प्रोसेस पेटेंट जो है वो भी क्या है, अलाउड है। कितने, 20 ईयर्स के लिए। रीजनिंग में बोल रहा है अंडर द एक्ट पेटेंट मे बी ग्रांटेड टू एन इन्वेंशन विच मींस ए न्यू प्रोडक्ट और प्रोसेस इन्वॉल्विंग एन इन्वेंटिव स्टेप एंड कैपेबल ऑफ इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। तो उसी चीज का हम लोग पेटेंट करवाएंगे जो कैपेबल है किसके लिए, मतलब कोई भी ऐसा फॉर्मूला जो कैपेबल है इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन के लिए, तो उसको हम लोग जो पेटेंट करवा सकते हैं। ठीक है ना, ए टेक्निकल एडवांस ओवर द एग्जिस्टिंग नॉलेज। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट जो है वो क्या करेक्ट है, और रीजनिंग जो है वो करेक्टली असर्शन को एक्सप्लेन भी कर रहा है। तो आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा, थर्ड। देखो ऊपर क्या बोल रहा है कि अमेंडेड पेटेंट एक्ट में, ध्यान देना,
अमेंडेड पेटेंट एक्ट में जो कंप्लायंस विद द डब्ल्यूटीओ, जो कंप्लायंस है किसका, डब्ल्यूटीओ का, ठीक है, वो अपने को ग्रांट करता है प्रोडक्ट, आप क्या करोगे, प्रोडक्ट पेटेंट भी करवाओगे एज वेल एज प्रोसेस पेटेंट भी कराओगे, कितने साल के लिए, 20 सालों के लिए फ्रॉम द डेट ऑफ एप्लीकेशन। और रीजनिंग में बोलता है इस एक्ट में पेटेंट को ग्रांट किया जाएगा ऐसी इन्वेंशन के लिए विच मींस ए न्यू प्रोडक्ट और प्रोसेस विच इन्वॉल्विंग एन इन्वेंटिव स्टेप एंड कैपेबल ऑफ इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन, ए टेक्निकल एडवांस ओवर द एग्जिस्टिंग नॉलेज, ठीक है ना। तो आप यहां पे मतलब दोनों की दोनों स्टेटमेंट सही है और रीजनिंग जो है वो करेक्टली असर्शन को एक्सप्लेन भी कर रहा है। तो आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा, थर्ड। आगे ये विच ऑफ द फॉलोइंग हैव बीन रिकॉग्नाइज्ड अंडर द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, बोलते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के अंदर जो है वो क्या क्या आएगा, मतलब डब्ल्यूटीओ का जो मैंडेट है उसके अंदर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की पूरी लिस्ट दे रखी है, उसके अंदर क्या क्या आता है। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के अंदर जो है वो आता है आपका कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, म्यूजिक डिस्क, परफॉर्मिंग आर्ट, यस। जो आपका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है उसके अंदर ज्योग्राफिकल इंडिकेटर आते हैं, यस। क्या उसमें ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम आता है क्या, नहीं। इसके अंदर आता है आपका जर्नल, बुक्स, सीड, डिजाइन, बैंड, यस। तो आंसर जो बनेगा 72 का वो क्या बनेगा जी आपका, थर्ड। आगे नाफ्टा केम इनटू फोर्स 1 जनवरी 1994 को जो है वो नाफ्टा बनाया गया था और इसमें 3 जो है वो कंट्री इसकी मेंबर कंट्री थी, एक तो यूएसए, एक है कनाडा और एक कौन सा, मैक्सिको, सेकंड। आगे कॉमन मार्केट क्या होती है, कॉमन मार्केट एक ऐसी मार्केट है, देखो ये बेसिकली रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन जब हम पढ़ते हैं तो उसकी 5 डिग्री है। सबसे पहले नंबर पे एफटीए, एफटीए में क्या होता है, जो भी बैरियर्स हैं आपस में जब भी मेंबर कंट्री ट्रेड करेंगे तो जितने भी बैरियर्स हैं उन सबको क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे। फिर कस्टम यूनियन, इसके अंदर क्या होगा, एफटीए तो आएगा और साथ में कॉमन एक्सटर्नल ट्रेड पॉलिसी हो जाएगा। फिर कॉमन मार्केट, इसमें कस्टम यूनियन तो आएगा और साथ में फ्री मूवमेंट होगा किसका, फैक्टर प्रोडक्शन का। फिर इकोनॉमिक यूनियन, इसके अंदर क्या होगा, कॉमन मार्केट प्लस कॉमन करेंसी प्लस हार्मोनाइजेशन ऑफ टैक्सेस एंड कॉमन मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी। फिर पॉलिटिकल यूनियन, इसमें यूरोपियन यूनियन भी होगा और सॉरी इकोनॉमिक यूनियन होगा और साथ में क्या होगा, सेंट्रल पॉलिटिकल अपार्टस होगा, ठीक है। अब कॉमन मार्केट क्या होता है, कॉमन मार्केट की अगर बात करें तो कॉमन मार्केट जो है इसके अंदर क्या होगा, कस्टम यूनियन होगा। कॉमन मार्केट में क्या होगा, कस्टम यूनियन और प्लस अलोंग विद द फ्री इंट्रा यूनियन मूवमेंट होगा किसका, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का, बोलते थर्ड। आगे मैस्ट्रिच ट्रीटी जो थी ऑफ फेब 1992 उसको रीनेम करते हैं यूरोपियन कम्युनिटी, वो क्या है वो बना, इसके बाद ये जब मैस्ट्रिच ट्रीटी हुआ तो उसके बाद में बना था आपका यूरोपियन यूनियन, ईयू। आगे एग्जामिन द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट कोड। सबसे पहला कंपनी विद लो कैश रिजर्व, जो कंपनी जिनका कैश रिजर्व जो है वो क्या लो होता है, नॉर्मली वो प्रेफर करते हैं लाइसेंसिंग मोड को रादर देन द एफडीआई। ये बात जो है वो सही है या गलत है, आंसर क्या बोलता है कि वो कंपनी जो प्रेफर करती है, किसको ध्यान देना, कंपनी जिनके पास में क्या है, लो कैश रिजर्व है, जिनके पास कैश कम है ना, तो वो प्रेफर करेंगे लाइसेंसिंग मोड को रादर देन एफडीआई। तो वो अगर विदेश में काम करना चाहेंगी तो एफडीआई ना करके वो क्या करेंगे, लाइसेंसिंग मोड के थ्रू काम कर लेंगी। ये बात बिल्कुल क्या सही है, क्योंकि क्या लिख रहे हैं, नॉर्मली। अगर बोलता ना ऑलवेज तो ये गलत होता, ठीक है ना। तो ये क्या लिख रहे हैं, नॉर्मली। तो जिसके पास कैश कम है तो वो नॉर्मली जो है वो क्या करेगा, वो विदेश में उसने काम तो करना ही है, तो वो लाइसेंसिंग मोड के थ्रू काम कर लेगा, ना कि एफडीआई लगाएगा। तो ये आपका सही है। फिर बोलता है कैश रिच फर्म, जिन ऐसी कंपनी जिनके पास में अच्छा कैश होता है वो नॉर्मली, नॉट ऑलवेज, नॉर्मली प्रेफर करती है एफडीआई। ये बात भी एकदम क्या है, करेक्ट है। तो दोनों की दोनों स्टेटमेंट जो है वो क्या है, करेक्ट है आपका। आगे आइएगा, मैं दोबारा बोल रहा हूं, ये बात ध्यान रखना यहां पे ना कि ये नॉर्मली वर्ड है, अगर आता ना ऑलवेज, ठीक है ना, ऑलवेज लिखा रखा होता तो फिर गलत हो जाता। आगे विच वन द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ बीपीओ, इनमें से कौन सा बीपीओ का फीचर नहीं है। बीपीओ का फुल फॉर्म जो है वो क्या होता है, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, जिसके अंदर आप अपने बिजनेस ऑपरेशन के, ठीक है, जो एक्स्ट्रा काम होते हैं ना, मतलब बिजनेस ऑपरेशन के अंदर आपके कई सारे ऑपरेशन है, ठीक है ना, उनमें से कुछ ऑपरेशन आप बाहर के लोगों को देते हो कि यार हमारे भी पे तुम कर दो इसको, ठीक है, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, बीपीओ, ताकि हम अपना पूरा फोकस जो है वो कोर ऑपरेशन के ऊपर लगा पाए, ठीक है। अब बीपीओ के बारे में कुछ बातें बोल रखी है और बताना है इसमें से कौन सा उसका फीचर नहीं है। सबसे पहला, इट अनेबल एग्जीक्यूटिव टू कंसंट्रेट ऑन स्ट्रेटजी, ये बात एकदम जो है वो क्या है, करेक्ट है। ये बीपीओ जो है इंप्रूव करता है प्रोसेस को एंड सेव करता है मनी, बिल्कुल सही बात है। फिर ये डिक्रीज करता है ऑर्गेनाइजेशन कैपेबिलिटी को, सर बीपीओ की वजह से ऑर्गेनाइजेशन कैपेबिलिटी इंक्रीज होगी ना कि डिक्रीज, तो ये आपका गलत हो गया। तो आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा, थर्ड। आगे मेजर जो आउटकम था किसका, ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस का, वो क्या था, वो था आईएमएफ और कौन सा, आईबीआरडी, ठीक है। तो आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा, फोर्थ।
आगे बढ़िए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंपॉर्टेंट एक्टिविटी ऑफ वर्ल्ड बैंक बोरोविंग। तो बोलता है वर्ल्ड बैंक बोरोविंग की इंपॉर्टेंट एक्टिविटी आपको बताना। सबसे पहला जो वर्ल्ड बैंक है वो पैसा कहां से लेगा, इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट से। ये बोरो करता है इन द इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट, ये बात एकदम करेक्ट है। ये बोरो करता है ऑन करेंसी ऑन स्वैप एग्रीमेंट, ये बात भी एकदम जो है वो क्या है, करेक्ट है। ये बोरो करता है अंडर द डिस्काउंटेड नेट प्रोग्राम, ये बात भी एकदम क्या है, करेक्ट है। तो आंसर क्या आएगा, ऑल ऑफ द अबव। ये तीनों बातें जो है रिगार्डिंग द वर्ल्ड बैंक बोरोविंग, ये क्या है, करेक्ट है आपका। आगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है। सबसे पहले आईएफसी इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन की बात हो रही है, जो कि एक बॉडी है किसका, वर्ल्ड बैंक ग्रुप का। तो आईएफसी को एस्टेब्लिश किया गया जुलाई 1956 में, यह बात एकदम क्या करेक्ट है। फिर बोलता है ये एनकरेज करता है द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज इन द मेंबर कंट्री। सर पब्लिक नहीं, प्राइवेट सेक्टर। आईएफसी जो है वो बनाया किसके लिए, ये प्राइवेट सेक्टर को फंडिंग करता है। तो ये आपका क्या हो गया, गलत हो गया। वैसे तो आंसर आपका सेकंड हो गया, आगे भी पढ़ लो। आईएफसी एफिलिएट है वर्ल्ड बैंक का, बिल्कुल सही बात है। आईएफसी एनकरेज करता है द ग्रोथ एंड प्रोडक्टिव प्राइवेट एंटरप्राइज इन द मेंबर कंट्री, ये भी क्या है, सही है। तो आंसर जो बनेगा वो जो गलत है वो क्या है, सेकंड। आगे, एक मेथड बीइंग यूज्ड फॉर ट्रांसफरिंग द कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी। एक ऐसा मेथड जिसके माध्यम से आप लोग जो कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी को ट्रांसफर कर सकते हो, उसको बोलते हैं क्या, टर्नकी कॉन्ट्रैक्ट। थर्ड। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द बार्टरिंग इंटरनेशनली। जो बार्टरिंग है, बार्टर सिस्टम, ठीक है, इंटरनेशनल बार्टर सिस्टम जो होता है ना, तो इनमें से कौन सा उसका कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। सबसे पहला, बार्टरिंग कैन बी टाइम कंज्यूमिंग, बिल्कुल सही बात है। दूसरे पर्सन को ढूंढना, जिसको मेरा ही सामान चाहिए और मुझे उसी का सामान चाहिए, तो ऐसे पर्सन को ढूंढना मान ले मुश्किल होता है। तो बार्टरिंग कैन बी टाइम कंज्यूमिंग, यस, ये तो इसका कैरेक्टरिस्टिक है। बार्टरिंग कैन बी एक्सपेंसिव भी हो सकता है, बिल्कुल सही बात है, महंगा भी पड़ता है, क्योंकि अगर वो पर्सन नहीं मिलेगा तो कई बार मजबूरी में अपने को जो है वो अपना सामान सस्ते में भी निकालना पड़ेगा, ये भी सही है। बार्टरिंग इज ए टाइप ऑफ सर्विस एक्सपोर्ट इंपोर्ट, नहीं सही, ये सर्विस एक्सपोर्ट इंपोर्ट का जो है वो टाइप नहीं है। तो थर्ड। बाकी बार्टरिंग रिस्की भी होता है, यस। आगे, ये तो लर्न करना, आइडेंटिफाई करो मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन, तो इसको जो है वो लर्न कर लेना। ये इसके अंदर जो है फोर्थ इसका जो है वो आंसर है ACEF, मतलब IOCL हो गया, ठीक है, SBI, टाटा स्टील और भारत पेट्रोलियम, ये सब जो है वो क्या है, MNC से, जो कई सारे नेशन के अंदर जो है वो काम कर रही है। आगे, इंटरनेशनल बिजनेस, दो असर्शन रीजन दिया गया। सबसे पहले बोलता है इंटरनेशनल बिजनेस हैज ग्रोन इन मोर रिसेंट ईयर एट ए फास्टर पेस इन द ग्लोबल प्रोडक्शन। ध्यान दो क्या बोलता है, बोलता है जो इंटरनेशनल बिजनेस है वो ग्रो हो रहा है, ध्यान देना, इंटरनेशनल बिजनेस जो है वो ग्रो हो रहा है इन मोर रिसेंट ईयर एट ए फास्टर पेस देन द ग्लोबल प्रोडक्शन, ये बात एकदम क्या है, करेक्ट है। आज की डेट में आप इंडिया में सामान बना के कहीं पे भी बेच सकते हो, यस। तो ये असर्शन तो आपकी क्या है, करेक्ट है, कि इंटरनेशनल बिजनेस है वो ग्रो हो रहा है इन मोर रिसेंट ईयर एट ए फास्टर पेस पे देन द ग्लोबल प्रोडक्शन, ये बात एकदम करेक्ट है। रीजनिंग बोल रहा है ग्रोथ थ्रू ट्रेड हैज इंक्रीज बट ग्रोथ थ्रू FDI हैज नॉट, मतलब बोलते हैं कि जो ट्रेड से जो ग्रोथ है वो तो बढ़ रही है, लेकिन FDI की ग्रोथ जो कम हो रही है। अरे कितनी सारी कंपनियां जो है वो इंडिया के अंदर आके काम कर रही है, और इंडिया की भी कितनी सारी कंपनी बाहर जाके काम कर रही है, FDI लगा के काम कर रही है। तो ये आपका क्या गलत है। तो असर्शन तो आपकी ट्रू है, लेकिन रीजनिंग आपकी गलत है। तो आंसर क्या बनेगा, A इज करेक्ट बट R इज इनकरेक्ट। ओके जी, 29 क्वेश्चन अभी तक हम लोगों ने डिस्कस करे हैं। एक क्वेश्चन अब आपका होमवर्क है, और वो है ये क्वेश्चन क्या है, दो आपका स्टेटमेंट दे रखी है, लीगल एग्रीमेंट बिटवीन टू कंट्री गवर्न हाउ बोथ द कंट्री टैक्स अर्निंग, और दूसरा जो है वो है आपका इंटरनेशनल लॉ में डिटरमाइन हाउ एंड वेदर कंपनी कैन ऑपरेट इन ए सर्टेन लोकल, ठीक है। अब इसके बेस पर आपको जो है मुझे बताना है कि इसका आंसर जो है वो क्या है। दो स्टेटमेंट है, दोनों स्टेटमेंट में से कौन सी सही है और कौन सी गलत है, आपको कमेंट करके मुझे जरूर बताना है, ठीक है। तो अभी आज की इस वीडियो में हमने 29 क्वेश्चन जो है वो क्लास में करे, और एक क्वेश्चन हमने जो है वो आपको दिया होमवर्क के तौर पे, इसको आप बढ़िया तरीके से कर लेना। ओके, क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट करके जरूर बताना। बाकी HPSC AP का बैच हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ है, अगर आप इंटरेस्टेड है तो आप नीचे नंबर दिया हुआ है, इस पे कॉल करके या व्हाट्सएप करके इंक्वायरी कर सकते हैं। बाकी डिस्काउंट भी जो है वो भी चल रहा है उस पर, ठीक है। जो कोर्स है हमारी मोबाइल एप्लीकेशन वहां पे आपको अवेलेबल हो जाएगा, और साथ में पूरा का पूरा स्टडी मेट आपको हार्ड कॉपी भी मिलेगा। 10 किताबें हैं, ठीक है, और 10 यूनिट है आपकी, तो 10 की 10 यूनिट की 10 किताबें हम आपको जो है प्रोवाइड करवाएंगे। इसके अंदर आपका स्क्रीनिंग एग्जाम भी कवर है, साथ में आपका जो है वो सब्जेक्टिव जो पेपर होगा उसके भी क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करवाएंगे, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम लोगों ने जो है वो किताबें बना रखी है, जैसे ये IB का बुक हो गया, ये हमारा टैक्स का बुक हो गया, ठीक है, ये हमारा ऑडिटिंग का बुक हो गया। ऐसा करके टोटल मिला के जो है ना वो 10 किताबें हैं, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा जो स्टडी मेट है ये आपके होम एड्रेस के ऊपर जो है वो आ जाएगा जब भी आप कोर्स को बाय करेंगे, ठीक है। और वीडियो आपका इमीडिएटली स्टार्ट हो जाएगा। हमारी मोबाइल ऐप है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, उसको डाउनलोड कर लेना, और वहां पे आपको सारी वीडियो लेक्चर अवेलेबल हो जाएंगे। ओके जी, चलो एक बार के लिए इतना करो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए
थैंक यू वेरी मच।